20 रह गया था। एक्सरसाइज 5.3 से इसमें ये कह रहा है कि पोटैटो रेस हो रही है। पोटैटो रेस, एक बकेट जो है रिप्लेस की गई है स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है फर्स्ट पोटैटो से, और other potatoes are replaced 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, and so on. Continues in the same way until the potatoes are in bucket. All the potatoes are in bucket. What is the total distance competitor has to run? Now this question is quite interesting. So there is a bucket and there are some potatoes in a straight line like this. Total of 10 potatoes are there. So I'm just putting the potatoes like this. Now what's happening? ये जो first potato हमारा, this first potato is 5 meter away from the bucket, and the other potatoes are 3 meter apart from each other. ऐसे दे रखा है, और ये सब 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक रेस स्टार्ट हो रही है। कहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखो। यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है जहाँ पर बकेट रखी है। अब जो भी कंपटीटर है वो सबसे पहले क्या करता है, वो जो नियरेस्ट पोटैटो है उस नियरेस्ट पोटैटो को पिक करता है, वापस बकेट तक आता है और उसमें उसको ड्रॉप कर देता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि नियरेस्ट पोटैटो कौन सा है, ये वाला। उसके बाद अगला पोटैटो कौन सा है, ये वाला। फिर अगला पोटैटो कौन सा है, ये वाला। तो अब वो कर क्या रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले रेस स्टार्ट हुई, कंपटीटर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ये पोटैटो पिक करेगा और वापस लाकर इसे बकेट में रख देगा। अगली बार फिर वो सेकंड पोटैटो तक जाएगा, उसको पिक करेगा, वापस आके यहाँ पर रख देगा। फिर इसी तरीके से अगली बार तीसरे पोटैटो को पिक करेगा और वापस यहाँ पर लाकर रख देगा। सो दिस इज हाउ कंपटीटर का मूवमेंट हो रहा है। अब हमें निकालना है कि जब तक सारे पोटैटोज उस बकेट में वापस रख दी जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा किसी भी रनर को, या फिर जो कंपटीटर उस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो देखो, जो हमारा ये पोटैटोज है हमारे, ठीक है, ये पोटैटोज की जो डिस्टेंसेस हैं वो इस बकेट से, यानी कि उस पॉइंट से जहां से रेस स्टार्ट हो रही है, वो किस पैटर्न में है। सबसे पहला पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, फिर अगला वाला 5 + 3 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, फिर अगला वाला 8 + 3 11 मीटर के डिस्टेंस पर है, फिर अगला वाला 11 + 3 यानी कि 14 मीटर के डिस्टेंस पे है, एंड सो ऑन। ये पोटैटोज की जो डिस्टेंसेस हम देख रहे हैं, ये पोटैटोज के डिस्टेंसेस एक एपी बना रहे हैं। और ऐसी टोटल कितने पोटैटोज हैं, टोटल 10 पोटैटोज हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम टोटल 10 टर्म्स की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो एपी बन रही है। बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंसेस कवर हो रही है वो कैसे हो रही है। तो देखो बेटा, अभी इशू क्या है कि यहाँ से अगर ये 5 मीटर वाले इस पहले पोटैटो को पिक करने के लिए कोई कंपटीटर दौड़ता है,
तो वो क्या करेगा, वो पहले 5 मीटर इधर जाएगा, पोटैटो को पिक करेगा और वापस बकेट की तरफ वापस लाकर इधर ड्रॉप करेगा। तो यानी कि वो 5 मीटर नहीं कवर कर रहा, वो 10 मीटर कवर कर रहा है। अगली बार जब वो सेकंड पोटैटो के लिए जाएगा तो उसको 8 मीटर जाकर डिस्टेंस कवर करना होगा और वापस फिर उसको 8 मीटर आना भी पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ हाँ रहा सर। है? हाँ नहीं सर, आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब हमें टोटल पोटैटोज को पिक करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमारे ये डिस्टेंसेस हैं किसी भी पोटैटो को पिक करने के लिए वो डबल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सारे डिस्टेंसेस का सम निकाल लेते हैं। आप देखो, फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए 5 मीटर जाना होगा, सेकंड के लिए 8 मीटर जाना होगा, थर्ड के लिए 11 मीटर जाना होगा जो एपी में है, और जाने के साथ वापस भी आना है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले जाने जाने का टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बाद में डबल कर लेंगे। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर S10 का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो बेटा S10 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा हमारा, 10/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 10-1 इंटू D यानी कि 3। So this is how हम लोग फॉर्मूले पुट करके एक तरफ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले 10 पोटैटोज को पिक करने का। और ये सम क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा कि जो पोटैटोज है वो इतने इतने मीटर के डिस्टेंसेस पर है, जो कि मैंने लिखा हुआ है एपी बन रही है। तो अगर हम 10 टर्म्स का सम निकाल लें तो हमें एक तरफ का डिस्टेंस जो हम ट्रेवल कर रहे हैं वो मिल जाएगा। तो कितना मिलता है देखो, 5 इंटू 10 प्लस 27, यानी कि हमें डिस्टेंस मिलता है 5 इंटू 37। और 5 इंटू 37 करो, कितना आ रहा है, जल्दी करो, कितना आएगा? अब तो बता दो यार, अब तो समझदार हो गए हो। 185। 185। तो 185 एक तरफ का डिस्टेंस है। और इसी तरीके से जब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे टू गो एंड बैक, जिसको हम टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं। टू एंड फ्रो मतलब जाना और आना, ठीक है। तो उसके लिए हम 185 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें 370 मिल जाएगा। सो दिस इज आवर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक हो गया? So now let's हाँ move on सर। to the next question of exercise 5.4. एक्सरसाइज 5.4 में फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये फर्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा भी है, बच्चों को सॉल्व करने में काफी दिक्कत होती है। देखो क्वेश्चन 1 में क्या कहता है, ऑप्शनल की बात कर रहे हैं सर। Which term of the AP is the first negative term? तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारी AP क्या है, 121 है ना। और तो ये 121 को हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, अपनी साफ साफ अभी एक चीज लिखना क्या है, सीधा सीधा लिख देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। इसी तरीके से अगर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे दैट इज -4, और आपको निकालना है पहली वो टर्म जो कि नेगेटिव हो रही है। समझ पा रहे हैं? पहली वो टर्म जो हाँ नेगेटिव हो सर। रही है। तो हमें तो नहीं पता कौन से नंबर की पहली टर्म नेगेटिव होने वाली है।
तो हमने बोला सपोज n नंबर की टर्म जो है, n नंबर की वो ऐसी पहली टर्म होगी जो नेगेटिव बनने वाली है, मतलब जस्ट 0 से छोटी होने वाली है। अब नेगेटिव तो चलते जाएंगे, ऐसे बहुत सारी होती जाएंगी, लेकिन पहली टर्म जो नेगेटिव होने वाली है हमें नहीं पता कौन सी, हमने बोला सपोज n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे। तो बेटा यहाँ पर जो हमारी nth टर्म है वो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि -4। अब ये जो हमारी nth टर्म निकल कर आई है, ये nth टर्म क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए, तभी तो ये नेगेटिव होगी। अरे 0 से छोटा है तभी तो नेगेटिव होगी। हाँ सर। अब इक्वालिटी नहीं आएगी, इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो 121 प्लस 4 माइनस 4n इज लेस देन 0। ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, भी समझा देता हूँ, पहले इसको समझिए। तो यहाँ से हमको मिलता है 125 इज लेस देन 4n। 4n को मैंने उस तरफ भेज दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, 4n का वैल्यू बड़ा है किससे, 125 से। मैंने इनइक्वालिटी भी रिवर्स कर दिया, देखो जो मैंने वैल्यूज LHS RHS उल्टे किए तो इनइक्वालिटी भी इन्वर्स कर दी मैंने। अब यहाँ से देखो n का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से n का वैल्यू हमारा आता है 125 अपॉन 4 से बड़ा। तो देखो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 31.25। यानी कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 31.25 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब n क्या हो गया हमारा, 32 हो गया ना, हाँ सर। क्योंकि n एक इंटीजर होगा ना। अभी नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में थोड़ी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म यानी हाँ कि सर। n का वैल्यू हमेशा इंटीजर रहेगा, इसलिए हमने क्या किया, हमने 32 बोल दिया। अब कहने को तो बहुत से इंटीजर हैं जो 31.25 से बड़े होंगे, 33 भी है, 34 भी है, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी, हमें पहली ऐसी टर्म चाहिए थी जो नेगेटिव हो रही है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब सर ओरली करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। सिंपली आप ये देखो कि 121 अगर मैं 0 मतलब मैं नेगेटिव चाहता हूं तो मैं 0 से छोटा जाता हूं, ठीक है ना। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि मुझे नहीं पता यहाँ पर 0 टर्म बन रही है नहीं बन रही, लेकिन आप ये देखो कि अगर 121 से मैं नेगेटिव में जाना चाहता हूँ तो एटलीस्ट मुझे इस फर्स्ट टर्म में 121 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब मुझे 121 AP को कम करना पड़ेगा, तब जाके मेरी कोई टर्म नेगेटिव होनी स्टार्ट होगी। 121 तो मुझे कम से कम घटाना ही घटाना है, मुझे नहीं पता कि 0 इस AP की टर्म है या नहीं, समझ में आ रहा है। तो 121 अगर मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ AP को, तो देखो हर एक बार मेरा AP कितने से रिड्यूस हो रहा है, 4 से। टोटल 121 रिड्यूस करना चाहता हूँ, मेरा AP हर बार कितने से रिड्यूस हो रहा है, 4 से रिड्यूस हो रहा है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, अरे 121 रिड्यूस करना चाहता हूँ, 4 एक बार में रिड्यूस होगा, तो ऐसे मुझे 30.25 टाइम्स मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ सर आ रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ सर। अगर ऐसे तकलीफ हो रही है तो सीधा सीधा लॉजिक समझो कि इस 30.25 को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ जाती है कि 30 इंटू 4 यानी कि मैं अगर 30 बार अपना कॉमन डिफरेंस
नेगेटिव कॉमन डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और अपनी एपी को 4 माइनस करता हूँ 30 टाइम्स, तो टोटल 120 कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हाँ सर। 121 से ऐसे मैं अपनी टर्म्स को घटाते जाता हूँ, तो 120 माइनस होने के बाद मुझे 1 मिलेगा। अब 30 बार कॉमन डिफरेंस माइनस करने का क्या मतलब है कि जो 30 बार कॉमन डिफरेंस माइनस करने के बाद मुझे टर्म मिल रही होगी, वो मेरी 30th टर्म नहीं होगी, वो मेरी 31st टर्म होगी। अरे एक बार कॉमन डिफरेंस माइनस करता हूं तो सेकंड टर्म मिलती है, 2 बार कॉमन डिफरेंस माइनस करता हूं तो थर्ड टर्म मिलती है, 3 बार कॉमन डिफरेंस माइनस करता हूं तो फोर्थ टर्म मिलती है। तो 30 टाइम्स कॉमन डिफरेंस माइनस करूंगा तो 31st टर्म मिलेगी। जितने नंबर की हाँ टर्म सर। होती है उससे एक कम बार कॉमन डिफरेंस माइनस किया जाता है। तो 31st टर्म मेरी 1 हो ओके। गई, अब एक बार और रिड्यूस करूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो 32nd नंबर की टर्म ऐसी होगी जो पहली टर्म होने वाली है नेगेटिव। स्क्रीनशॉट ले लो सर जल्दी फटाफट। नोट कर लिया सर। अब सर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 6। तो थर्ड टर्म क्या होगी हमारी a प्लस 2d, और हमारी सेवंथ टर्म क्या होगी a प्लस 6d। थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो सम है हमारा दैट इज 6। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन क्या जनरेट होती है 2a, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये आ जाता है तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। समझ में आया? ये हमारी पहली हाँ इक्वेशन हो सर। गई। अरे यार गड़बड़ हो गया ना। सर 3 होगा उधर, हाँ, 3 होगा ना। 6 की जगह। ठीक है, हाँ तो सर। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो। उनका प्रोडक्ट 8 है, यानी कि a प्लस 2d, a प्लस 2d और a प्लस 6d का जो सम है हमारा यार ये क्या हो गया है? का जो प्रोडक्ट है हमारा वो प्रोडक्ट 8 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इसको, करो, क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2d और 6d मिलकर हो जाएगा 8d, 8d इंटू a, यानी कि 8ad प्लस 6d स्क्वायर। सिक्स डी स्क्वायर क्या आ रहा है 8। भाई माइक म्यूट कर लो यार, तुम्हारा आवाज साउंड बहुत आ रहा है।
ठीक है। अब सर प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेटा अब दिक्कत ये कि वेरिएबल दो हैं और हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो ये देखो ये सेकंड इक्वेशन तो हमारी यहाँ से जनरेट हो ही रही है। अब सॉल्व कैसे करें ये इशू है, क्योंकि यहीं पर मैं आपको बता दूं कि अब लीनियर के साथ साथ आपको क्वाड्रेटिक भी बनती हुई दिखेगी यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था देखो जहां सम की बात होती है वहां लीनियर बनती है। यहाँ सम की बात हो रही है, लीनियर बन रही है। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो देखो अभी क्वाड्रेटिक भी बनेगी। तो जहां सम की बात होती है वहां लीनियर बनता है, जहां प्रोडक्ट की बात होती है वहां क्वाड्रेटिक बनती है। तो अब आप कहो सर ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, लेकिन आप a का वैल्यू d में या d का वैल्यू a में पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो अभी क्या करें सर, हम a का वैल्यू रख दें यहाँ पर, a का वैल्यू रख दूं। देखो ऊपर a का वैल्यू हाँ सर। 3 - 4d रख सकता हूं, 3 - 4d का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 इंटू 8 इंटू, अरे यार ये कीबोर्ड दिक्कत कर रहा है यार। एट इंटू 3 - 4d इंटू d प्लस 6d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मैंने क्या किया, मैंने a का वैल्यू 3 - 4d यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब ओपन करो इसको, क्या मिलेगा 9, क्या मिलेगा। यहाँ भी तो कुछ गड़बड़ है यार, तो बोलते नहीं हो ना तुम लोग, ये तो दिक्कत है। अब गड़बड़ दिख रही है तो बोलना चाहिए ना। 12d स्क्वायर, यहाँ पर भी 12d स्क्वायर। अब इसको ओपन कर रहे हैं सर, तो यहाँ मिलेगा हमें 9 - 24d प्लस 16d स्क्वायर प्लस 24d 24d। ये 8 इंटू 3 - 4d इंटू डी को मैं सीधा मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। देखो 8 इंटू 3 24 और पीछे डी भी है तो 24d लिख दिया। और यहाँ मिलेगा हमको माइनस का 32d स्क्वायर, और पीछे क्या है 12d स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पर जो जो आपको कट होता हुआ दिख रहा है, कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, उसको कैंसिल कर दो। देखो ये 24d से ये 24d कट जाएगा। ठीक है, ठीक है या नहीं। हाँ सर। हाँ सर। और
वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यू एक ही है 9, उस 9 को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं, उस 9 को दूसरी तरफ भेज देता हूं मैं, क्या मिलेगा? सर वहां माइनस पर 12 का स्क्वायर होगा लास्ट में, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कहाँ पर? सर वहां पर 12d स्क्वायर था तो उसका 144d होगा ना। अरे यार 12d d का स्क्वायर हो रहा है और 12 का स्क्वायर थोड़ी है। अरे भाई d का स्क्वायर हो रहा है, 12 का स्क्वायर थोड़ी हो रहा है। ओ अच्छा। ये देखो ना, यहाँ से हमने जब 2a और 6d को मल्टीप्लाई किया तो 12d स्क्वायर मिलेगा ना हमें, तो d का स्क्वायर हाँ है ना। सर। अगर मैंने होल में लिखा होता तब मैं 12 का भी स्क्वायर करता हूँ। ओके अब सर। ये 16d और प्लस का 12d, 16d स्क्वायर और प्लस का 12d स्क्वायर मिलकर हो गया 28d स्क्वायर, और ये माइनस 32d स्क्वायर से एडजस्ट होगा तो ये मिलेगा माइनस 4d स्क्वायर, और वो 9 में दूसरी तरफ भेज दूंगा तो मुझे मिलेगा -1। तो यहाँ से हमें d का वैल्यू मिलता है, खत्म नहीं हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ से d स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलता है 1/4, और d का वैल्यू क्या आएगा? d का वैल्यू क्या आएगा? d का वैल्यू, तो बच्चे बोलते 1/2। सर 1/2, 1/2 नहीं, प्लस माइनस 1/2, यानी कि d का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। तो अब यहां से दो आंसर मिले डी की फॉर्म में, तो क्या सर हमें दोनों को अप्लाई करके वैल्यू निकालना होगा? बिल्कुल सर, दोनों को अप्लाई करके वैल्यू निकालना होगा हमें। तो अब आप एक बार 1/2 पुट करो इक्वेशन में, एक बार -1/2 पुट करो इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पर जब अपने d को 1/2 रखा, ठीक है, d को 1/2 रखा इक्वेशन में, तो आप देख सकते हो कि a + 4d का वैल्यू 3 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर d का वैल्यू रख रहा हूँ 1/2, तो जब 4 × 1/2 रखूंगा तो क्या मिलता है? 3 मिलता है। इक्वेशन 1 में रख रहा हूं मैं, तो यहां से a का वैल्यू हमारा आता है 1, ठीक है, a का वैल्यू 1 आता है। सिमिलरली जब मैं d का वैल्यू -1/2 रखता हूं तो यहाँ पर a + 4 × -1/2 = 3। तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिलता है, 2 माइनस का आएगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, तो a का वैल्यू 5 मिला हमें। तो यानी कि हमारी 2 AP बनेगी, यहाँ पर 2 AP पॉसिबल है। तो देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमें फाइंड क्या करना है? हमें 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ऐसा ही है ना? 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन देखो जल्दी फटाफट, यही है ना क्वेश्चन? 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि S16 हाँ निकालना है। सर। तो ये हमारा केस 1 हुआ और ये हमारा केस 2 हुआ। तो हमारी 2 AP बनेगी, यानी कि सम भी 2 अलग अलग निकलेंगे हमारे। तो अब हम केस 1 के केस में S16 निकालते हैं अपना, ठीक है। केस 1 के केस में जो S16 होगा, देखो वो क्या होगा, 16/2 इंटू 2a यानी कि 2 × 1, फर्स्ट टर्म 1 है देखो फर्स्ट केस में, प्लस
16 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ ये मिलता है हमें 8 इंटू 2 प्लस 16 माइनस 1 हो गया हमारा 15, 15/2। 15/2 को मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 7.5, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना हमारा 8 इंटू 9.5, ऐसा ही बनेगा ना। देख लो कुछ लफड़ा लग रहा है तो देख लो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत लग रही है तो बता दो। नहीं सर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हुआ। अभी केस 2 फाइंड करते हैं। केस 2 के केस में हम लोग S16 फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो S16 क्या निकलेगा यार, एक तो कीबोर्ड दिक्कत कर रहा है। 16/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है अभी -1/2, 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं सर। यहाँ हो गया हमारा 8, अंदर हो गया हमारा 10, 10 माइनस 7.5, यानी कि 8 इंटू 2.5, 20। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पीछे 2 आंसर आ रहे होंगे। दो आंसर आ रहे होंगे पीछे और यही आ रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, दिख सकता है 5 मार्क्स में भी दिख सकता है। जस्ट मेक श्योर ऑफ इट कि आप गड़बड़ ना करें। और पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। कहते तो है कि ऑप्शनल से कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब बात आती है तो ऑप्शनल से ही सवाल होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेडर है, जल्दी जल्दी देखो यार, टाइम खत्म हो रहा है। इस तरीके से एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में ऐसे कुछ रंग्स लगे हुए हैं। आप बोलते बच्चे रंग्स क्या होता है, वो जो उसकी सीढ़ी में ऐसे पाए लगे होते हैं जिस पे हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं। देखी होगी ना, मकान मकान बनता है तो ऐसी सीढ़ी होती है उधर। तो ऐसे रंग्स लगी हुई है, ठीक है। और ये सबसे आखिरी रंग आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर की है, और जो ये सबसे नीचे वाली है ये 45 है। टोटल अगर आप देखें तो जो ये रंग्स हैं टोटल 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। यानी कि इस फर्स्ट से लास्ट रंग तक का जो ये गैप है ये 2.5 मीटर का है। टोटल गैप अगर आप देखें तो ये 2.5 मीटर का है, 2.5 मीटर का है। और ये जो आप देख रहे हैं रंग्स की लेंथ ये सेंटीमीटर में दे रखी है।
ठीक है, ये 2.5 मीटर का है, मतलब टोटल गैप जो है हाइट में है, और हर एक रंग के बीच में जो गैप है ये 25 सेंटीमीटर का है। समझ में आया? जो हाँ सर। हर एक रंग के बीच में ये वर्टिकल गैप है ये 25 सेंटीमीटर का है, और जो टोटल गैप है फर्स्ट से लास्ट रंग का वो 2.5 मीटर का है। क्या निकालना है? कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? हाँ सर। और ये जो रंग्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है, इनकी लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है। तो अगर इनकी लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है इसका मतलब इन रंग्स की जो लेंथ है हमारी वो एपी बनाएगी। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का मतलब सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हम वो कॉमन डिफरेंस निकाले कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव रंग का जो लेंथ है वो कितने से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक बात श्योर है कि एपी बन रही होगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस फर्स्ट टू लास्ट रंग के बीच में जो एक टोटल गैप है दैट इज ऑफ 2.5 मीटर का। 2.5 मीटर यानी कि टोटल गैप 250 सेंटीमीटर का है। टोटल गैप 250 सेंटीमीटर का है, और दो रंग्स के बीच में जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर टोटल 10 गैप्स होंगे। 10 गैप्स होंगे। ऐसे कैसे 10 गैप्स होंगे? ये एक गैप हुआ, ये दो गैप हुआ, इधर 3 4 5 6 इस तरीके से। समझ रहे हो? तो यहाँ पर टोटल 10 गैप्स होंगे। कैसे पता चल रहा है? ये पूरा 250 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और जो ये कॉन्जिक्यूटिव रंग्स है इनके बीच का गैप 25 सेंटीमीटर है। तो टोटल 10 गैपिंग्स होंगी वहां पर, ठीक है ना। समझ में आया? तो हाँ 10 सर। गैप्स होने का मतलब क्या है कि जो रंग्स हैं वो इन गैप से एक एक्स्ट्रा होगी। 10 गैप्स होने का मतलब है कि वहां पर 11 रंग्स होनी चाहिए। कैसे बेटा? ऐसे समझो कि यहाँ पर ये दो रंग्स हैं, दो रंग्स के बीच में एक गैप, और ये 3 रंग्स हो गई। इन 3 रंग्स के बीच में जो गैप होगा वो 2 होंगे। ऐसी चौथी रंग भी यहाँ पर आ जाए तो 3 गैप बनेंगे इनके बीच में। समझ पा रहे हो? तो इसलिए जो टोटल रंग्स होंगी वो इन गैप से, नंबर ऑफ गैप से एक ज्यादा होगी, यानी कि 11 रंग्स होंगी। तो यहां से हमें क्या पता चला? इन 11 रंग से हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता चला कि सर हमारी 11 टर्म्स है यहाँ पर। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारी रंग्स हैं इनकी लेंथ जो है वो एपी बना रही होगी। इनकी लेंथ जो है वो एपी बना रही होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 25 को फर्स्ट टर्म कंसिडर करूं तो जो एपी यहाँ पर बन रही होगी वो कैसे बन रही होगी? ध्यान से देखो। 25 25 प्लस डी, 25 प्लस 2d, और ऐसे ही 11 टर्म्स तक। जो हमारी 11th टर्म होगी वो 11th टर्म हमारी 25 प्लस 10d इज इक्वल टू 45 बन रहा होगा। अभी आया समझ में? तो जो हमारी 10th टर्म हाँ है, सर। 11th टर्म है,
45 that is equal to 25 plus 11 minus 1 into D। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले आप देखो 10D का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और D का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी रंग्स हैं वो 2 सेंटीमीटर से कम होती जा रही है। तो इसका मतलब जो AP बनी वो क्या बनी, 25। मैं फर्स्ट टर्म 45 को भी मान सकता था, लेकिन वहां कॉमन डिफरेंस -2 हो जाता। 45, 27, 29 इस तरीके से चलते चलते कहां तक जाएगा, 45 तक। तो हमारी AP ये हुई एक्चुअल में। अब देखो आपको क्या करना है, आपको यही निकालना है कि इन रंग्स को क्रिएट करने के लिए टोटल कितने लेंथ की वुड रिक्वायर होगी। तो जो टोटल लेंथ ऑफ वुड होगा that will be equal to the sum of the length of the rungs। ठीक है, sum of the length of the rungs। how many rungs, 11 rungs। यानी कि मेरे को S11 निकालना है सिंपली। तो S11 निकालूंगा तो 11/2 इंटू 2 इंटू 25 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा आता है 2। तो यहां से S11 का वैल्यू कितना आया, देखो 11/2 इंटू 50 प्लस हाउ मच, 20। यानी कि ये बन गया 11 इंटू 2 इंटू 70। ये 2 से वो 70 को कट कर दूंगा तो 11 इंटू 35 आएगा। यानी कि सॉल्व करने पर ये बनता है 385 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ फाइनली। कोई फाइट है तो बता दो। आगे बढ़ रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके स्कूल के हिसाब से बहुत फेवरेट है। The house of a row are numbered consecutively from 1 to 49। एक रो में कुछ हाउसेस हैं और उन हाउसेस को 1 to 49 तक ऐसे नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 ऐसे ही चलता जा रहा है, कहां तक, 49 तक। ऐसे 49 हाउसेस हैं एक रो में। show that there is a value of x such that the sum of the number of houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। यानी कि बीच में कोई एक ऐसा हाउस नंबर x आ रहा होगा, यहां पर बीच में कोई एक ऐसा हाउस नंबर x आ रहा होगा जिसमें इसके पीछे ये जितने भी हाउसेस हैं, इन सब हाउस नंबर्स का जो सम होगा वो इसके बाद वाले हाउस नंबर्स के सम के इक्वल होगा। ऑल्दो क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चे चार बार पढ़ते हैं तब भी उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन को पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एक ऐसा हाउस होगा यहाँ पर जिससे पहले जो हाउसेस हैं उनका जो भी नंबर है उन सबका सम उसके बाद वाले हाउसेस के नंबर्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? अरे ये जितने भी हाउसेस हैं इससे पहले इन सबका सम इसके बाद वाले हाउसेस के नंबर्स के सम के बराबर होगा। अभी समझ में आता है? तो यहाँ पर क्या करें हाँ सर, सर। यहाँ पर क्या करें? तो भाई सबसे पहले सम को इक्वेट करना पड़ेगा।
तो आप यहाँ पर देखो तो इसके बाद वाला जो पहला हाउस नंबर होगा, यहाँ पर मुझे x का वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो पहला हाउस नंबर होगा वो x+1 होगा, और इससे पहले वाला जो हाउस नंबर होगा वो x-1 होगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझना चाहिए कि सम कैसे दिखाएं। तो देखो बेटा, है तो ये 1 2 3 4 8 बन रही है ना इनके हाउस नंबर्स के हिसाब से अगर देखें, तो यहाँ पर 1 से लेके x-1 तक का जो सम है, यहां से लेके यहां तक का जो सम है, वो इस x+1 से लेके 49 तक के सम के बराबर होना चाहिए, ऐसे दिखाना चाह रहा है वो। तो 1 से लेके x-1 तक का सम कितना होगा? तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यूज किया जा सकता है यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 से लेके 10 तक का सम निकालो, तो n का वैल्यू 10 हो जाता है। ऐसी मैं कहूं 1 से लेके 50 तक का सम निकालो, तो n का वैल्यू 50 हो जाता है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि 1 से लेके x-1 तक का सम निकालो, तो n का वैल्यू क्या हो गया? x-1। ये हमारे n का वैल्यू हो गया। अरे n हाउसेस होंगे ना, तो वो जो हाँ n सर। हाउसेस हैं वो x-1 के इक्वल ही तो होंगे। अरे x-1 का कोई भी वैल्यू हो, नंबर ऑफ टर्म्स x-1 के इक्वल ही तो होंगी, एक एक की गैप पे मिल रहा है हमें। तो हाँ सर। x-1 इंटू x-1+1, 1+1 क्यों कर रहे हैं? n इंटू n+1/2 के हिसाब से। ठीक है, ठीक है या नहीं? हाँ सर। n इंटू n+1/2। अरे भाई, ये मेरा n हो गया, ये मेरा n+1 हो गया। अब आया समझ में? ऐसे अपॉन 2 वाले फॉर्मूले से। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर। हाँ और सर। ये जो सेकंड वाला है हमारा, इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? देखो x+1, और लास्ट टर्म क्या है? 49। तो हम अपना वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो ज्यादा इजी रहेगा। x+1 + 49 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब यहाँ पर इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है। नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे, ये सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर। तो अगर जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 38 से, सपोज 38 से लेकर 49 तक कितने हाउसेस हैं, तो अगर आप इसके लिए 49 माइनस 38 करते हैं तो गलत हो जाएगा। 49 प्लस 30 माइनस 38 +1 करना पड़ेगा आपको। अरे यार, इस हिसाब से अगर मैं कहूँ 38 से 49 कितने हाउसेस हैं, आप 49 माइनस 38 ऐसे 11 बोलते हो तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि आपने 38 को एक्सक्लूड कर दिया। ऐसे समझो, अगर मैं तुमको बोलूं कि 40 से लेकर 41 तक कितने हाउसेस हैं, तो आप अगर यहाँ पर 41 माइनस 40 करते हो तो आपको तो एक ही घर मिलेगा, जबकि घर तो दो हैं। तो जब 41 माइनस 40 कर रहे हैं तो 40 एक्सक्लूड हो जा रहा है, इसलिए आपको उसको इंक्लूड करने के लिए लास्ट में +1 करना पड़ेगा। सो बाय दी सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 49 में से x+1 माइनस कर देते हैं और लास्ट में +1 कर लेंगे। तो यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पर कितने मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ हाउसेस हमें यहाँ पर कितने मिलेंगे? यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ हाउसेस मिलेंगे 49 माइनस x। आया समझ में? तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे? 49 माइनस x से। अब सर इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये 2 से 2 तो चला जाएगा,
यहाँ पर क्या मिला, x माइनस 1 इंटू एक्स, देखो 1 से 1 भी चला गया, तो x माइनस 1 इंटू एक्स कितना आया, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। और इक्वल में क्या मिल रहा है, देखो x प्लस 50 इंटू 49 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसे फटाफट, फटाफट करो मल्टीप्लाई, जल्दी करो, माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से मिलेगा तुमको माइनस का 50x, इधर से मिलेगा प्लस का 49x यानी कि माइनस का x, और इधर मिलेगा तुमको 50 इंटू 49 यानी कि 2450। अब सारे वैल्यूज को एक तरफ ले आओ, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स से एक्स कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस एक्स है वो कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450। एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलता है 1225 और x का वैल्यू आता है 35। सो दिस इज हाउ इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चे यहाँ पर कहते हैं सर x का वैल्यू प्लस माइनस 35 क्यों नहीं बोला, अरे नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव थोड़ी होगी, इसलिए ऐसे केस में नेगेटिव वैल्यू को रूल्ड आउट कर दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही होगी, नंबर ऑफ हाउसेस निकालने हैं, यहाँ दिक्कत लग रही होगी आपको, तो मैं आपको सीधी कहानी समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 से लेकर 5 तक हमारे हाउस नंबर है, टोटल कितने हाउसेस हुए, अगर मैं 5 माइनस 2 कर देता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा, जबकि आप देखो तो 2 से 5 तक 4 हाउसेस हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जब मैंने 5 में से 2 माइनस किया तो मेरे को 3 मिलता है, वो 3 ये वाले हाउसेस हुए, कि 5 में से मैं 2 हाउस निकाल दूं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो ये 3 हाउसेस हैं। मेरा 2 एक्सक्लूड हो जाता है ऐसे केस में, इसलिए उसको इंक्लूड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा, मेरे को +1 करना पड़ा। तो यहाँ जब मैं x प्लस 1 से लेकर 49 तक कितने हाउसेस हैं ये देखना चाहता हूँ, तो मैंने 49 में से x प्लस 1 माइनस किया, लेकिन लास्ट में +1 कर दिया। सो दिस इज हाउ मेरे को नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पर मिल गए 49 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, लास्ट टर्म x प्लस 1 प्लस ये मेरी लास्ट टर्म है 49, ये मेरी फर्स्ट टर्म है x प्लस 1, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आया? दिस इज हाउ इक्वेशन सेट किया और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 35 आ गया है। कोई डाउट है तो बोलो, बाकी बातें कल होंगी। नहीं सर। अब नया चैप्टर शुरू कर लेंगे हम। सर कल एक बार इसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करा देना। ठीक है सर, करवा देंगे।